नमस्कार इकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप तमाम सुधी दर्शकों का। मैं पूजा शाह आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। दर्शकों, ये जो समय है ये बदलाव खोजता है और कहते हैं ना वैसे भी कि बदलाव ही संसार का नियम है। और यूं ही बदलाव होते होते इंसान बदलते हैं और लोगों के साथ साथ बदलती है पूरी एक पीढ़ी। जी हाँ, और पीढ़ी जब बदलती है तो बदलाव के साथ साथ बहुत सारे संघर्ष भी आते हैं और उन संघर्ष को जानना, उन्हें पहचानना और उनका समाधान निकालना बेहद ज़रूरी है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने इन बातों से इसलिए की है क्योंकि आज हमारे कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि दो बेहद ही ख़ास मेहमान जुड़ेंगे। पहला तो हम जानेंगे जनरेशन गैप के बारे में, उनसे होने वाले संघर्ष के बारे में और उसके समाधान के बारे में भी, लेकिन उसी के साथ हम एक ऐसे विषय पर भी चर्चा करने वाले हैं जो बेहद ज़रूरी है। वो विषय है अग्नि। जी हाँ, आग, जिसका इस्तेमाल हम हर रोज़ करते हैं और कहीं ना कहीं उसके इस्तेमाल में बहुत बारीकियों की ज़रूरत होती है और कैसे हम अग्निकांड को होने से बचा सकते हैं और किस तरीके से हम जो आग लगी कि जो कहीं भी हम देखते हैं कि कहीं आग लग गई है या कोई ऐसी दुर्घटना घट रही है उससे खुद के बचाव कर सकते हैं, या फिर लग चुकी है तो कैसे उसके बाद आगे के हम कदम ले सकते हैं। इन सारी बातों पर और इन सारी सुरक्षा के ऊपर हम बहुत सारी विशेष बातचीत करेंगे और जानकारियाँ भी ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि कार्यक्रम में हम हर रोज़ चाहते हैं कि पूरे दिन हम पॉजिटिव रहें और उसके लिए हम देखते हैं कुछ महापुरुषों के ऐसे विचार जिन्हें हम आत्मसात करते हैं और पूरे दिन सकारात्मक रहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। अग्नि की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये जितनी ज़रूरी है उतनी ही घातक भी है। और किस तरीके से हम इससे सुरक्षित रहेंगे, जन जागरूकता के लिए क्या कुछ करने हैं, इन सारी बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं इस विषय को इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह निर्मित शरीरा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों की आवश्यकता हम मनुष्य के जीवन में अति महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी तत्व का असंतुलन होता है तो यह भारी विध्वंस का कारण बन सकता है। प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवित रहने के लिए आग अत्यंत ही ज़रूरी है। यह हमारे शरीर को गर्म रखती है, लेकिन यह हमें बेघर करने की भी क्षमता रखती है। अगलगी की घटनाएं बहुत ही दुखद और मार्मिक होती हैं। गर्मी के मौसम में पछुआ हवा चलने से आग लगने की घटनाएं बहुत ही बढ़ जाती हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कारण जान माल का नुकसान ज़्यादा ही होता है। इस समय पछुआ हवा के चलने के कारण एक छोटी सी चिंगारी भी शोला का रूप धारण कर लेती है। यह आग कभी शॉर्ट सर्किट से, तो कभी चूल्हे की चिंगारी से, तो कभी खेत में जलते हुए बीड़ी सिगरेट फेंकने से लगती है और इस छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान हो जाता है। गर्मी के मौसम में लगने वाली आग को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो काफ़ी हद तक इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने योग्य बातें: रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य लगा लें। रसोई घर की छत ऊंची रखी जाए। बच्चों के चूल्हे के पास रहने पर ख़ास निगरानी रखनी चाहिए। दिया, लालटेन, मोमबत्ती, मच्छर अगरबत्ती आदि को ऐसी जगह पर नहीं जलाएं जहां से गिरकर आग लगने की संभावना हो। मवेशियों को आग से बचाने के लिए घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतज़ाम रखें। आग जलाने के उपरांत माचिस की तीली को इधर उधर ना फेंकें।
चूल्हे पर खाना 9 बजे से पहले बना लेने का प्रयास करें। घर के आसपास बालू, मिट्टी, मोटा गीला कपड़ा हमेशा रखें। आग लगने पर फायर ब्रिगेड को तुरंत खबर करें। शहरों में आग से बचाव के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। हमेशा खाना बनाने के लिए उचित तकनीक का उपयोग करें। घर के पर्दे, फर्नीचर या अन्य ज्वलनशील पदार्थ को पावर प्लग, स्विच आदि से दूर रखें। घर में बिजली के बोर्ड, एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, ओवन इत्यादि के बिजली कनेक्शन का समय समय पर जांच करते रहें। घर या कार्यस्थल पर आग से सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र जरूर लगवाएं। गैस सिलेंडर पाइप रेगुलेटर को समय समय पर चेक करते रहें और बदलते रहें। बिजली की वायरिंग, स्विच आदि को ठीक रखें और ध्यान रखें कि वह डैम्प वाली जगह पर नहीं हो। सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना चलें। आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दें। अगर हम इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो आग लगने की घटनाओं को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, तो चलिए हमने देखा किस तरीके से हम अग्निकांड से होने वाली जो भी घटनाएं उससे जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन अभी इसी पर चर्चा करने के लिए और बातचीत करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं सुनील कुमार गुप्ता, जो कि एक्स स्टेट फायर ऑफिसर बिहार फायर सर्विस से हैं। बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। सबसे पहले अग्नि की हम बात कर रहे हैं, तो अग्नि सुरक्षा की जब बात आती है तो जन जागरूकता की भी बात आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अग्निकांड घटित हो चुका होता है और हमें कोई कदम लेना होता है, और कई बार वो होने वाला होता है और हम उससे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, वो मौका होता है हमारे पास। इन दोनों ही अगर मैं केसेस की बात करूँ तो कैसे खुद को हम सुरक्षित रख पाएँ और अगले को भी हम सुरक्षा प्रदान कर पाएँ, मैं चाहूँगी सबसे पहले वो आप हमारे दर्शकों को समझाएँ। अग्नि सुरक्षा एक विषय है जिसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा बचाव से बेहतर होता है। यदि हम सुरक्षित अपने आप को रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहने का उपाय करें तो फिर बचाव की आवश्यकता कम होगी, या होगी तो जल्दी से उसका निदान निकाल लेंगे। इसलिए सुरक्षा पे ध्यान देना है हमको। सुरक्षित रहने के लिए किस तरह कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आग लगने की स्थिति में और आग ना लगे, तो आग लगने की स्थिति में तो सबसे पहले हम स्थानीय जो भी अग्निशमन सेवा है उसको कॉल करेंगे। जो हमारे पास घर में साधन हो, फायर एक्सटिंग्विशर आदि रखे गए हो, उसका इस्तेमाल करके हम आग को बुझा लेंगे। यदि बदन में आग लगी हो, शरीर में आग लग गई हो, खाना बनाने के क्रम में लग गया हो, या किसी भी रूप में शरीर में आग लगे, तो उस समय हम लुढ़क करके अपने आप को रोल करेंगे और रोल करके आग को बुझा लेंगे। क्योंकि जब आग लगी है उस समय कोई साधन उसके पास है नहीं, और ना ही उनके बगल अगल में कोई ऐसा उनका सहायता करने वाला भी हो, तो अपने आप में वो सहायता कर ले और उलझ करके अपने आप को बचा ले। यदि आग ना लगे वाली का बात करनी है तो आग ना लगे उसके लिए हमको व्यवस्था रखना होगा। जैसे बिजली से आग लगती है मान के चलिए, तो बिजली एक लिमिट सिस्टम में एक जितना पावर का इस्तेमाल हम करें उतना ही पावर हम बिजली लें, तो इनपुट और आउटपुट हमारा बैलेंस होगा तो आग लगने की संभावना कम होगी। ये प्रिवेंशन की बात है। प्रिवेंशन में क्या करना होगा, झोपड़ी की आग मान के चलेंगे तो उसके बचाव के लिए प्रिवेंशन के लिए हम उस पर मिट्टी का लेप लगा लेंगे, यहाँ उसका प्रिवेंशन हो गया। जहाँ जहाँ अग्निकांड होने की घटना है, जैसे बच्चों से हम सलाई दीपक को अलग रखेंगे, बच्चा के हाथ में खेलने के लिए नहीं देंगे। जब हम किचन में जाएंगे तो एक एप्रोन पहन के जाएंगे,
ताकि आग लगने की स्थिति में हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं हो। तो जब प्रिवेंशन हम लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, तो बचाव की आवश्यकता नहीं हो। क्या बात है। आपने तो पूरा जो समूचा ये टॉपिक है कहीं ना कहीं उसे ही समझा दिया है, लेकिन जो आपने एक फ्रेम अभी हमें बताया कि आग लगने के वक्त ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। हम देखते हैं आम तौर पर कि जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम कहते हैं कि देखो ना, अभी हमारा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, और ये जब दुर्घटना घट गई तो हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। तब बात आती है प्रशिक्षण की, कि अगर हम पहले से प्रशिक्षित हैं किसी भी घटना से जूझने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर भी तैयार होते हैं कि अगर ऐसी घटना घटित होती है तो हमें क्या करना है। तो आम लोगों को क्या कुछ प्रशिक्षण लेने चाहिए ऐसे केसेस में? जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, तो प्रशिक्षण लेने के लिए घर एक बहुत बड़ा पाठशाला है, और माता पिता, जानकार व्यक्ति या अगल बगल के अग्निशमन सेवा के कोई कर्मी हो, या बहुत सारे कंसल्टेंट हैं आज के ज़माने में, जिनसे आप अग्निशमन के सिद्धांत को, अग्निशमन में जागरूकता के सिद्धांत को, या आग से सुरक्षा या बचाव की जानकारी आप ले सकते हैं। ऐसे सरकार के यहाँ कोई भी जो आसपास अग्निशमन सेवा केंद्र है, वहाँ भी जा कर के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि हमें आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। सामान्य तौर पर जहाँ तक मैं बता दूं आप लोगों को कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहले तो जो अपने पास संसाधन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उससे बुझाना चाहिए। दूसरा, घर में यदि अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं तो उसका इस्तेमाल करके आग बुझा लेना चाहिए। तीसरा, तुरंत स्थानीय अग्निशमन सेवा को सूचना देना चाहिए ताकि वो लोग आ जाएं। स्थानीय प्रशासन को सूचना देना चाहिए। तो ये सब यदि आप करेंगे तो अग्निकांड पर काबू पाने के लिए अग्निशमन सेवा केंद्र के लोग आ जाएंगे, और प्रशिक्षण यही है। रास्ते में सब मान लीजिए कि कहीं आग लगे की स्थिति आपको देखने को मिले और वहाँ पर कोई साधन नहीं हो, वहाँ पर आप टेलीफोन से आप स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय थाना को, स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी खबर कीजिए। यही एक प्रशिक्षण है। और प्रशिक्षण में है क्या? प्रशिक्षण में है कि आप तुरंत सूचना दे दीजिए, वहाँ से लोग आ जाएंगे। आप यदि प्रशिक्षित हैं, आप जानकार हैं, तो अग्निशमन सेवा का जितना भी इक्विपमेंट वहाँ उपलब्ध है उसका आप इस्तेमाल करें और आग को बुझा दें। यही पर। और अभी आपसे जब हमारी बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने जन जागरूकता से, अपनी जानकारियों से, कभी अगर अग्निकांड हो जाए या फिर लगे कि अग्निकांड होने वाला है तो उससे बचाव कर सकते हैं। लेकिन बात आती है, आपने भी जिक्र किया कहीं ना कहीं कुछ साधनों की या फिर उपकरणों की। कुछ उपकरण ऐसे हैं जो बड़े मामूली हैं लेकिन वे रखने बेहद ज़रूरी हैं अगर अपनी जान की रक्षा हम करना चाहते हैं, तो वो क्या है, क्या बताएंगे? सबसे पहले अग्नि से सुरक्षा के लिए घर में निश्चित तौर पर 2 बाल्टी पानी और 2 मग्गा पानी भर करके रखें, ताकि विशेष परिस्थिति में इमरजेंसी जब आवे तो आप उसका इस्तेमाल करें। 2 बाल्टी 4 बाल्टी बालू का भी कहीं स्टॉक बना करके घर के बगल में, दरवाजे पे, किनारे में कहीं भी आप हर समय रखें। 1 कंबल आवश्यक है जो घर में रखना चाहिए खुले तौर पर, ताकि इमरजेंसी में ब्लैंकेट करके ढक करके हम आग को बुझा सकें। और कुछ अग्निशमन यंत्र हैं, जैसे आग का 4 प्रकार होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो एक क्लास के आग जो सामान्य स्तर की आग होती है, जो घर में जितने हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं आपके, जैसे चादर, तकिया, पलंग, लकड़ी का, ये लकड़ी से जो भी संबंधित चीज़ जुड़ा हुआ हो, उनसे संबंधित, कपड़ा से संबंधित, वो क्लास ए नेचर के फायर में आ जाता है। उसके लिए क्लास ए नेचर का अग्निशमन यंत्र है वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, जो घर में रखना चाहिए, या कहीं भी यदि ऑफिस में, फैक्ट्री में या किसी सार्वजनिक स्थल पर यदि वो उपलब्ध है तो ए नेचर के आग पर उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब रही बात दूसरे बी नेचर का।
जो तैलीय आग, जो तेल से संबंधित आग जो भी होता है वो बी क्लास में आता है। उसके लिए AFFF फोम फायर एक्सटिंग्विशर कामयाब है। उसके लिए वो भी रहता है टंगा हुआ सार्वजनिक स्थल पे या ऑफिस में या कोई फैक्ट्री में जहाँ भी अग्निकांड का संभावना बना हुआ है। तो बी नेचर के लिए वही AFFF फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा है क्लास C नेचर का आग, बिजली का आग। बिजली के आग के लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर सबसे बेहतर माना गया है। उसमें CO2 के साथ ABC एक्सटिंग्विशर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, CO2 एक्सटिंग्विशर और ABC एक्सटिंग्विशर। तो यह बिजली की आग में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए। बिजली की आग पे पानी देंगे तो करंट लगने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए बिजली की आग पे पानी नहीं देना चाहिए। उसको या तो बालू का टुक्की फेंक करके उसको ढक देना चाहिए और नहीं तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा है क्लास D, जो मेटल की आग। तो मेटल की आग, केमिकल की आग, उसके लिए D नेचर का है, वहाँ ABC और DCP फायर एक्सटिंग्विशर काम आता है। तो ABC फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके या DCP फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम उस D नेचर के फायर आग को बुझा सकते हैं। इसलिए 4 नेचर के आग को सामान्य स्तर पर यही होता है, हम उससे बुझा सकते हैं। बाकी ब्लैंकेटिंग है, आग लगने का जो कारण होता है उसमें से एक को 3 अवयव मिलते हैं तो आग लगती है, ऑक्सीजन, जलने वाली वस्तु, और तीसरा है हीट, ताप। ये तीनों जब मिल जाता है तो आग लग जाती है। तीनों में से किसी एक को आप हटा लेंगे तो आग स्वतः बुझ जाएगा, बुझ जाएगी। आग बुझाने का 3 है, कूलिंग, स्मोदरिंग एंड स्टार्वेशन। कूलिंग से मीन्स ठंडा करके, स्मोदरिंग मीन्स ढक करके, स्टार्वेशन मीन्स तीतर बीतर करके। तीनों में से किसी एक को अलग कर देंगे तो आग स्वतः बिक जाएगा, कारण कि तीनों के मिलने से आग की उत्पत्ति हो रही है। आप बुझाने के लिए तीनों में से किसी एक को हटाइए, तो कूलिंग करके हटाइए तो ताप हट गया, ब्लैंकेटिंग करके हटाइए तो ऑक्सीजन हट गया, स्टार्वेशन कीजिए तो जलने वाली वस्तु हट गई। तो ये 3 में यही सिस्टम है जो आग को, आग लगता भी है इसी से और बुझता भी इसी से। क्या बात है, बड़े आसान शब्दों में आपने समझा दिया है और मुझे यकीन है कि दर्शकों को भी बिल्कुल समझ आ गया होगा। लेकिन बात अगर मैं करूं अभी के मौसम की, अभी हम गर्मी के मौसम में हैं और हम अमूमन देखते हैं ऐसा कि गर्मी का जब मौसम आता है तो कई बार AC के फटने की कोई ऐसी घटना नज़र आती है, या फिर कई बार ऐसा भी देखते हैं कि सड़क पर किसी मोटर व्हीकल है उसमें आग लग गई है। और सबसे घातक ये होता है कि खेत खलियानों में भी आग, अग्निकांड जो है वो बहुत देखने को मिलता है और काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इससे अपना बचाव कैसे करें, खासकर गर्मी के मौसम में? सबसे पहले आपने AC का शब्द का इस्तेमाल किया, तो AC में आग लगने के मात्र एक कारण अभी तक सामने आया है जो ज्वलंत कारण है। जब AC पर लोड पड़ेगा तो इंसुलेशन लूज करता है वहाँ का, और जब इंसुलेशन लूज होता है तो गर्म होता है तार, और तार गर्म हुआ तो उसके ऊपर से जो कवरिंग होता है PVC का वो जलता है और गलता है और जलता है, गलेगा, जलेगा, लाल टुकड़ा जल करके नीचे गिरेगा। कारपेट होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है, उस पर पकड़ के आग पकड़ लेता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि ओवर वोल्ट, उसको ओवर जितना हम वोल्ट ले रहे हैं उसी के हिसाब से AC हम लगावें। हमने 2 वोल्ट लिया है और 2 का AC लगाया प्लस बिजली लगाया तो बढ़ गया यहाँ, इसलिए इस पर ध्यान रखना है हमें, AC में आग नहीं लगेगा। और जब लग जाता है तो जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है उससे बुझाना है। सबसे पहले तो AC का लाइन काट देना है, पहला काम, और CO2 एक्सटिंग्विशर या DCP एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उस आग को हम बुझा सकते हैं। दूसरा आपने कहा मोटर व्हीकल में आग भी शॉर्ट सर्किट से ही लगता है। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, बैटरी से, टर्मिनल से जो करंट जा रहा है उसका तार या तो लूज हो या फिर ओवर चला गया हो,
या कोई कट के सट गया हो, तो उस स्थिति में सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए, बैटरी के टर्मिनल से तार को निकाल देना चाहिए। आग लगे था, जैसे ही निकालेंगे तैसे आग बुझ जाएगा, जल के ख़त्म हो जाएगा। जब तक लाइन का कनेक्शन जुड़ा रहेगा तब तक आप कितना इस काम करेंगे, एक तरफ से बुझाएंगे दूसरी तरफ से भी वो जलाएगा, इसलिए उसको निकाल देना चाहिए। और वहाँ डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर या एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर हर एक गाड़ी में 1 केजी का या 2 केजी का रखना चाहिए। वो हो गया। तीसरा, खेत खलिहान आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेत खलिहान में जब आग लगती है तो खेत खलिहान के आग को बुझाने के लिए हम उसमें वो बहुत विकराल हो जाता है, ऊपर से जलते जाता है, बढ़ते जाता है, पछुआ का जब रूप लेता है तो बहुत विकराल होता है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जिस समय खेती करेंगे उस समय हर कट्ठा 2 कट्ठा के बाद एक ग्रीन प्लांट का जर्मिनेट करा करके हम उसको लगाएंगे, ताकि वो रोक लगा दे, दीवार का काम करे। जैसे 10 कट्ठा हमने रोप दिया गेहूं का खेत, तो बीच में एक मक्का का जो आजकल जनेरा है और जो ग्रीन होता है उसका, तो वो तब यहाँ से जलते जाएगा, वहाँ रुक जाएगा। नहीं तो बीच में हम उसको काट दें, एक ड्रेन काट करके छोड़ दें, ताकि आग बढ़ने के बाद जाने के बाद वहाँ पर रुक जाए, फिर उधर से बढ़ जाए। और तीसरा, अग्निशमन सेवा को हम खबर करें। लेकिन ये तो आग लगने की स्थिति में उसको आप बचाव के लिए करेंगे, लेकिन आग ना लगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जाते हैं खेत में जाने के बाद वो बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो सबसे पहले कि शौच के पहले बीड़ी सिगरेट पीना भी अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं पीना चाहिए। यदि लोग पीते हैं तो शौच के समय पी करके और उसको बुझा करके फेंके तो अच्छा रहेगा। वो जलते हुए बीड़ी सिगरेट के टुकड़ी को फेंक देते हैं, नतीजा होता है जो हवा का दबाव आता है झोंका, और उससे वो अग्निकांड की घटना बढ़ जाती है, पूरा पकड़ लेता है। ये मेन कारण है यही। या खेत में शीशा का टुकड़ा नहीं फेंकना चाहिए, कारण कि रेडिएशन ऑफ सन लाइट, जी, जब सूर्य की किरण उस पर पड़ता है तो सघन से विरल में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा, तो उसका उल्टा प्रभाव होता है। वो पिन रूप में वो लाइट का ये होता है और पकड़ लेता है आग। या छप्पर पर आप देखे हुए कि आज के देहात के माहौल में देहाती छप्पर में आग लग जाता है, कोई नहीं है, कहता है कि भूत आग लगा दिया है। ये भूत नहीं है, वही शीशा का टुकड़ा भूत का काम करता है। इसलिए वो प्रिवेंशन है। उसको यदि हम नहीं करेंगे, यदि हम शीशा का टुकड़ा नहीं फेंकेंगे, खेत में नहीं फेंकेंगे, तो ऐसे जो आग है नहीं लगेगा। इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए, अग्निकांड नहीं होगा। जी हाँ, आपने इतनी बखूबी समझाया और इतनी सिंपल भाषा में, इतनी सरल भाषा में समझाया, किस तरीके से जो प्रशिक्षण है वो आप भी लोगों को भी दे रहे हैं कि भूत नहीं है भाई, ये कांच का टुकड़ा है, और हम किस तरीके से अपना रख रखाव कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अग्नि से, चाहे हम शहर में हो या फिर हम गाँव देहात में भी हों। मैं चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शकों को एक संदेश ज़रूर दी जाए। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा और यही उम्मीद रखता हूँ कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए, आग से सुरक्षित रहने के लिए बचाव के फेरा में नहीं रहें, प्रिवेंशन के रूप में ज़्यादा ध्यान दें, और प्रिवेंशन पर ध्यान देंगे तो बचाव की आवश्यकता नहीं होगी। क्या बात है, अगर हम प्रिवेंटेड रहेंगे तो हमें फिर बचाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कांड से हम खुद को पहले से ही सतर्क कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इतनी सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए, आज हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। मैं कहना चाहूँगी चंद पंक्तियों से, वक्त की रफ्तार ने बदले हैं कदम, वक्त की रफ्तार ने बदले हैं कदम, हर पीढ़ी ने देखा है एक नया आलम, पुरानी सोच में अनुभवों का खजाना है, पुरानी सोच में अनुभवों का खजाना है, तो नई सोच में सपनों का अफसाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीढ़ीगत जो संघर्ष होती है उसके बारे में, या फिर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो वो है जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप से होने वाले संघर्ष कौन कौन से होते हैं और उसके क्या कुछ समाधान है, इसे जानना बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो कुछ बेहतर सीखे, एक अच्छे इंसान बने और तरक्की करे, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि जो हमारी पिछली जनरेशन है वो खुश रहे, सुख और समृद्धि से भरी रहे। और इसी के लिए आइए दिखाते हैं आपको, इसको बेहतर रूप से समझाते हैं आपको इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। हर पीढ़ी अपने समय की परिस्थितियों, संसाधनों और सोच से आकार लेती है। पिछली पीढ़ियां जहां जीवन को संघर्ष और अनुशासन के साथ जीती रही हैं, वहीं आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता, नवीनता और त्वरित परिणामों में विश्वास रखती है। यही अंतर जब संवादहीनता में बदलता है तो जन्म लेता है पीढ़ीगत संघर्ष। बुजुर्ग कहते हैं, हमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, अनुभवों से सीखा है, हमारी बातों में जीवन का सार है। वहीं युवा कहते हैं, दुनिया बदल चुकी है, अब पुराने तरीकों से नहीं चला जा सकता, हमें अपनी राह खुद तय करनी है। और यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर हमें घरों में देखने को मिलता है। माता पिता मोबाइल से दूर रहना चाहते हैं, बच्चे उसी में जीवन ढूंढते हैं। बड़े कहते हैं धीरज रखो, बच्चे कहते हैं फटाफट बढ़ो। एक ओर परंपरा है तो दूसरी ओर प्रयोग की इच्छा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह अंतर स्वाभाविक है, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज है वह कल पुराना हो जाएगा। इसलिए पीढ़ियों के बीच का यह अंतर कोई समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर है सीखने का, समझने का और साथ आगे बढ़ने का। अगर नई पीढ़ी बुजुर्गों के अनुभवों को सम्मान दे और पुरानी पीढ़ी नई सोच को स्वीकार करने का साहस रखे, तो यह संघर्ष कभी जन्म ही नहीं लेगा। इसके लिए ज़रूरी है संवाद, सुनना और समझना। हम सबको यह समझना होगा कि युवा जोश लाते हैं, बुजुर्ग होश देते हैं। युवा भविष्य की उड़ान है और बुजुर्ग उस उड़ान के मजबूत पंख। अगर हम इस सोच को अपनाएं तो पीढ़ियों के बीच का अंतर टकराव नहीं, बल्कि तालमेल बन सकता है। अंततः हम सब अपनी संस्कृति और दृढ़ निश्चयी हौसलों को जीवंत रखते हुए यह संकल्प लें कि हम पीढ़ियों के बीच की खाई को संवाद के पुल से जोड़ेंगे, सम्मान और समझ के साथ एक सशक्त समाज बनाएंगे। जी हाँ दर्शकों, तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से ये जो पीढ़ीगत संघर्ष है इससे निपटने की बेहद ज़रूरत है हम सभी को, और इस विषय को जानना भी बेहद ज़रूरी है। और इसी पर ख़ास चर्चा करने के लिए और बहुत सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही ख़ास मेहमान उपस्थित हैं, जो कि हैं डॉक्टर उपासना सिंह, प्रोफेसर हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम सबसे पहले आपका। और आज का जो विषय है ना, ये बेहद गंभीर भी है और जानने की रुचि भी हम सभी रखते हैं कि किस तरीके से इसका भाई निवारण हो, कि ये जो जनरेशन गैप है हम सभी चाहते हैं कि इस गैप को थोड़ा और कम किया जाए। लेकिन जब बात आती है जनरेशन गैप की, तो इसी गैप के बीच में आ जाता है वो संघर्ष जो कहीं ना कहीं हमने की या हमारे माता पिता ने हमें समझाने में की, हमारे जनरेशन में की, और फिर अगला जनरेशन भी उस संघर्ष से जूझ रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये जनरेशन गैप क्या है और इससे होने वाले संघर्ष कैसे होते हैं, और ये जानना क्यों इतना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जब हम जनरेशन गैप की बात करते हैं या पीढ़ीगत अंतर की बात करते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो दो पीढ़ियों के बीच उनकी आस्थाओं, उनके मूल्यों, उनके मनोवृत्तियों में या उनके व्यवहार में जो अंतर होते हैं, जो अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक या तकनीकी परिवेश के कारण दिखते हैं हमें, इसे ही हम जनरेशन गैप या पीढ़ीगत अंतर कहते हैं। और ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर पीढ़ी में दिखाई देगी ही, इससे बचा नहीं जा सकता। जनरेशन गैप तो है और हमेशा रहेगा। समस्या ये आती है कि जब एक पीढ़ी के लोग दूसरे पीढ़ी के लोगों को समझते नहीं, तो वहाँ से ये एक संघर्ष का रूप ले लेता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये संघर्ष क्यों होता है और क्यों हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी पीढ़ी में जो बातें हुई वही बातें सही हैं और जो दूसरे की पीढ़ी में बातें हो रही हैं उन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये संघर्ष का मुख्य कारण होता है।
क्या बात है। बहुत आम शब्दों में आपने समझाया है कि संघर्ष क्यों पैदा होती है और जनरेशन गैप क्या होता है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जनरेशन गैप तो हमेशा रहेगा, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन उसे कम ज़रूर किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप ज़रूर ये बताएं कि इसे कम करने के ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें हमें अपनाने की ज़रूरत है। जी, जैसे मैंने पहले कहा, एक पीढ़ी के लोगों को दूसरे पीढ़ी के लोगों को समझना होगा। और हमारी जो, जैसे अगर हम मुख्य रूप पे इस जनरेशन गैप की बात करें तो ये अभिभावकों और उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हालांकि जनरेशन गैप परिवार के अलावा आपको कार्यस्थल पर भी दिखता है, यहाँ तक कि खेल कूद में भी आपको जनरेशन गैप दिखता है कि पुराने समय के लोग किस तरीके से खेलते थे, आज के समय में कैसे देखते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हम बात करें अगर जनरेशन गैप की, तो वो पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में दिखता है। जहाँ पेरेंट्स को ये लगता है कि वे बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को उतना संघर्ष ना करना पड़े, जो उनके अनुभव हैं उनसे सीख लेकर बच्चे अपने रास्ते को और सरल बना लें, तो वो अपनी चीज़ों को बच्चों पर थोपना शुरू कर देते हैं। अपनी सफलताओं या असफलताओं का बोझ भी कई दफ़ा वो अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि हमने जीवन में ये नहीं किया क्योंकि हमसे ये गलतियाँ हुई, तो हमारे बच्चे उन गलतियों को ना करें, और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। तो बच्चे नहीं सुनते, बच्चों को लगता है एक तो उनकी पीढ़ी अलग, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग है, उनकी सोच अलग है। तो जब पेरेंट्स इस तरीके की सोच उन पर थोपते हैं तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती, और ना ही उन्हें ये समझ में आता है कि वो अपने अनुभवों के आधार पर उनके जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। कई दफ़ा ऐसा लगने लगता है उनको कि ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल में रहना तो किसी को भी पसंद नहीं है। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये बात होती है कि पेरेंट्स को बच्चों को समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, जनरेशन्स का फ़र्क है। हम अगर थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमारे समय में या हमारे माँ बाप के समय में, जब हमारे पेरेंट्स थे, उस समय स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें बड़ी मायने रखती थी। जल्दी से पढ़ लो, नौकरी कर लो, फिर परिवार हो जाए और आप एक गृहस्थ जीवन जिएं, सिक्योर्ड लाइफ लीड करें। आजकल के जो बच्चे हैं वो रिस्क लेते, नए नए करियर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, उनकी सोच अलग है, वो पर्पस ड्रिवन करियर से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और यही कारण है कि आप देखें कि आईआईटी का स्टूडेंट अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाता है, या आईआईएम से पास किया हुआ जो भी पर्सन है वो एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाता है। तो क्यों चला जाता? उसकी तो बहुत अच्छी नौकरी लग सकती है और लग भी जाती है। तो यहाँ पे उनका पर्पस ये नहीं होता कि उनका करियर एडवांसमेंट हो या फिनेंशियल सिक्योरिटी हो, वो पर्सनल फुलफिलमेंट में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जो पेरेंट्स को नागवार गुजरता है। उन्हें लगता है कि भाई आप वैसे फील्ड में जाइए, वो काम करिए जिसकी की सिक्योरिटी सुनिश्चित है, जिसमें है कि आप अगर इसमें करेंगे तो आपको एक अच्छी नौकरी लग जाए। पर बच्चों को ये कबूल भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, कई दफ़ा रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जनरेशन गैप का, या जनरेशन गैप के कारण जो संघर्ष आता है उसका, कि दोनों पीढ़ियों में एक दूसरे के प्रति समझ नहीं। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो नई जनरेशन है वो तकनीकी के साथ ही पैदा हुई है। तो जब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात आती है तो कई मायनों में वो हमसे बहुत बेहतर हैं और बहुत आगे हैं। उनके पास सब कुछ उनके स्मार्टफोन में है, किताबें कम पढ़ते हैं, लोगों से बातचीत कई दफ़ा कम करते हैं, और पेरेंट्स के साथ जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं एक कम्युनिकेशन गैप होता चला जाता है। तो ये भी एक कारण है कि वो अपने जैसे लोगों के बीच में हैं। और जैसे हम कहते हैं कि आजकल तो ग्लोबल विलेज का समय है कि पूरी दुनिया ही हमारी है, तो दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक आपको उदाहरण दूँ छोटा सा, कुछ ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसा है कि आप बच्चों को, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को मार पीट नहीं सकते, ज़्यादा डांट नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बच्चों को बचपन से बताए जाते हैं, और कई दफ़ा वो अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ़ कंप्लेन कर देते हैं। हमारी संस्कृति ये कभी रही नहीं, लेकिन अगर आज आप अपने बच्चों को भी ज़्यादा डांटेंगे तो वो उन्हीं
राइट्स की बात करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारा इंसल्ट नहीं कर सकते, आप हमें ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, तो इस तरीके की बातों को वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बातें जो शुरू होती हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ही इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। और आपने भी एक बात कही कि सोशल मीडिया जो है उस पर आज की जो जनरेशन बहुत अधिक आ चुकी है और इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी हैं, सकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो आपने बताया ही किस तरीके से जो बच्चे हैं कई बार माता पिता अभिभावक के खिलाफ जाने लग जाते हैं, जो कि गलत नहीं होते हैं फिर भी। लेकिन अगर मैं इसी में बात करूं सोशल मीडिया की, क्योंकि सारा जो एक्सपोजर है वो तो हमें सोशल मीडिया से मिल रहा है, हमारे बच्चों को भी मिल रहा है, तो इससे बच्चों को दुष्प्रभाव ना पड़े उससे हम कैसे बचाएं? देखिए पूजा जी, मैंने एक बात आपको थोड़ी देर पहले बताई कि आजकल की जो जनरेशन है किताबों से बहुत दूर हो गई है, पढ़ते नहीं। देखिए सोशल मीडिया में अगर कोई घटना है जो वो अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्हें पता चलती है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, ये कई दफ़ा बच्चों को या लोगों को पता नहीं चलता। फोकस सिर्फ उतनी बातों पर ही होता है जो उनके आँखों के सामने आता है और उसी के अनुसार वे रिएक्ट भी करते हैं और अपनी धारणाएं भी बनाते हैं। उसके पीछे उसके बैकग्राउंड की क्या कहानी है ये पता नहीं होता। दूसरी बात मैं ये बताऊं आपको कि आज की जनरेशन है हमसे कई मायनों में बहुत अलग है। अगर आप सूचना की बात करें तो ये सोशल मीडिया से के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है इससे इनके पास कई तरीके की सूचनाएं होती हैं, पर यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि सूचनाओं के डेप्थ में भी उनको जानकारी है, क्योंकि ऊपर ऊपर उन्हें सारी बातें पता चल गई और वो जानते हुए आगे बढ़ गए, उतने ही ज्ञान के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन डेप्थ में जाकर उसकी स्टडी करना, एक रिसर्च करना कि क्या हुआ, अगर कोई घटना सामने आती है तो उसकी पूरी कहानी क्या है, ये जानने की कई दफ़ा वे कोशिश नहीं करते और उसी के आधार पर अपनी धारणाएं बना लेते हैं। तो सोशल मीडिया से उन्हें ज्ञान तो मिल रहा है, ज्ञान मतलब सूचनाएं तो मिल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज्ञान मिल रहा, सूचनाएं तो मिल रही, लेकिन उसमें उनको ये गाइड करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर कोई सूचना मिलती है तो आप उसके तह तक जाइए। तो बच्चे को बचपन से ही एक रिसर्च करना, डेप्थ में जाना, समझना चीज़ों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में, ये बहुत ज़रूरी है और इसकी कमी साफ तौर पर दिखती है। और इसलिए जब हम लोग छोटे थे या हमारे पेरेंट्स, उस समय सोशल मीडिया इतना था नहीं, मोबाइल तक नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, बहुत कम घरों में फ़ोन पाया जाता था। तो उस समय हमारा जो इन्फॉर्मेशन का मेन सोर्स था, या ज्ञान, मैं ये कहूँ कि ज्ञान का जो मुख्य स्रोत था वो थी किताबें। हम किताबों को पढ़ते थे जिसमें कई सारे चैप्टर्स होते थे, शुरू से लेकर लास्ट तक हम पढ़ते थे, तो पूरी टोटलिटी में हमें नॉलेज मिलता था, हम चीज़ों को समझते थे और बहुत ज़्यादा स्रोत थे भी नहीं, किताबें ही थी। लेकिन आज के समय में स्रोतों का कोई अंत नहीं है और बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स को थोड़ा गाइड करना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते उनको सोशल मीडिया एक्सेस करने से या उस प्लेटफॉर्म पे जाने से, लेकिन थोड़ा आपको उनको साथ देना पड़ेगा कि अगर वो आपके पास कोई सूचना लेकर आते हैं तो उसकी स्कैनिंग कैसे करनी है, इसके बारे में बच्चों को बताना, समझाना, टोटलिटी में चीज़ों को समझना और समझाना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने बताई है यहाँ पर। और हम सभी जानते हैं, अब आज के वक्त में तो हम सुनते भी हैं कि पेरेंट्स जो हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें बच्चों के साथ दोस्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है, उनके दोस्त बनने की बेहद ज़रूरत है। मैं चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शकों को आप एक संदेश ज़रूर देती जाएँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वही बात बोलूँगी जो आपने मुझे बोला कि अभिभावकों को दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी समय मैं एक और बात बोलूँगी कि दोस्त बनने के साथ साथ कई दफ़ा आपको अपने रोल को स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को कई दफ़ा दोस्त से ऊपर किसी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उनको अपने से किसी बड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको उनका अभिभावक भी बनना पड़ेगा। दूसरी बात, आप बच्चों को, आजकल के बच्चों को जिनके पास इतनी सूचनाएं हैं और कई मायनों में वो आपसे आगे हैं, आप सीधे ये नहीं कह सकते कि ये काम करो या ये काम मत करो, बल्कि बचपन से ही उन्हें ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि उनके में निर्णय लेने की शक्ति का विकास हो, उनकी ये समझ डेवलप हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बेसिस पर वो अपने लाइफ के डिसीजंस ले सके। तीसरी बात, सभी पेरेंट्स को अपने आप को जागरूक करना,
बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी शिक्षा नीति आई 2020, तो उसमें क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की उसके प्रावधान हैं, किस प्रकार के करियर ऑप्शन सामने आ रहे हैं, इन चीज़ों को जानना, आजकल शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है या अदरवाइज़ भी बच्चों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन सब बातों को अभिभावकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ समय बिताइए, ये भी बहुत ज़रूरी है। भले ही न्यूक्लियर फैमिलीज़ आजकल होती हैं जहाँ पेरेंट्स दोनों ही कामकाजी होते हैं, उसके बावजूद बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चों के साथ समय बिताएंगे तो उनकी बहुत सारी बातों के विषय में, उनके परेशानियों के विषय में, उनके सोच के विषय में, उनके भविष्य के गोल्स के विषय में आपको अपने आप पता चलने लगेगा और उस हिसाब से बात बात में आप कई दफ़ा उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं, उनको सही बातें बता सकते हैं। तो अपने बच्चों के साथ समय बिताइए ताकि किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप ना हो और सिंपैथेटिक नहीं बल्कि एम्पैथेटिक रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, बहुत खूब आपने बात कही। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि बच्चों के साथ साथ अगर आपके माता पिता भी हैं, उनके साथ भी अपना समय बिताइए ताकि ये जो 3 जनरेशन है ना, उनमें गैप कहीं ना कहीं कम हो जाए। और आज जो बातचीत आपने कही है, हमारी जो सोच में एक गैप थी जनरेशन को लेकर, वो आपने कम करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। दर्शकों, कुछ पंक्तियों से मैं चाहूँगी कि आज के इस कार्यक्रम को मैं विश्राम दूँ, लेकिन उससे पहले, विश्राम देने से पहले मैं चाहूँगी आपको कुछ सुनाना। वो ये है कि बुज़ुर्गों का साया हो, बुज़ुर्गों का साया हो और युवाओं का जोश, तो हर समाज बनेगा प्रगति की नई खोज। टकराव नहीं तालमेल हो सोच में, टकराव नहीं तालमेल हो सोच में, हर पीढ़ी खड़ी हो एक दूसरे की खोज में। चलो मिलकर एक ऐसा सेतु बनाए, चलो मिलकर एक ऐसा सेतु बनाए जहां सब पीढ़ियां साथ मुस्कुराएं। जी हाँ दर्शकों, तो चलिए आज आपको इस कार्यक्रम का लुत्फ कैसा लगा और इस कार्यक्रम की जो जानकारियां मिली वो कैसा लगा, ये अब लिख भेजने का वक्त हो चला है। तो फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। और चलिए इन ढेर सारी जानकारियों के साथ और इतनी सारी सकारात्मक बातों के साथ आपको इस मुस्कुराहट के साथ छोड़ी जाती हूँ सुरीले नगमे के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।